नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी यूपी टीपीएससी पीटी की तैयारी एकदम अच्छे तरीके से चल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए। यहाँ पे हम देखिए रेगुलर बेसिस पर आपकी यूपी टीपीएससी पीटी की तैयारी करवा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप जाके हमारे चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है यूपी टीपीएससी पीटी की, जो सब्जेक्ट वाइज प्ले लिस्ट है उसकी बात करो तो आप जाके उसको अटेंड करके अपनी आपकी जो तैयारी छूट गई है उसको पूरी कर सकते हैं। ठीक है, और आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपी टीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके भी हेल्प हो जाएगी। तो अभी हम रेगुलर बेसिस पर आपकी पीटी की प्रैक्टिस सेट की क्लास करवा रहे हैं। और सुबह वाली क्लास में आपकी जीके जीएस की क्लास होती है और शाम वाली क्लास में आपकी हिंदी की जीके जीएस और करंट अफेयर की क्लास होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपका जो प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है जीके जीएस से, उससे आपका जो कौन सा क्वेश्चन है जीके जीएस का क्वेश्चन, तो इस पे आंसर देने की कोशिश कीजिए। आप सही का सही उत्तर का क्वेश्चन नंबर 1 है, वैन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था? सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य या हर्षवर्धन या स्कंदगुप्त? बताइए। वैन सांगा किसके शासनकाल में भारत आया था पूछा है, तो इसका आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो हेन सांगा की बात करें तो आपका चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह 269 ईस्वी से लेके 245 ईस्वी तक भारत में रहा। इसने जो नालंदा विश्वविद्यालय थी उससे शिक्षा ग्रहण की और भारतीय समाज और अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन भी किया। ठीक है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाए। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बताइए। इन बादशाहों में से किसे कलंदर कहा जाता है? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या शाहजहां को? दूसरे पे आंसर दीजिए सभी लोग। कलंदर आपका कहा जाता है जो आपका बाबर है इसको। जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये दिया गया आपका राइट हो जाएगा। प्रथम जो पानीपत का युद्ध था उसमें इसकी मतलब वहां से फेमस हो गया था। तो जो आपका यहाँ पे ए दिया गया ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे बताए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था आपका? बताइए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इस पे तीसरे पे। तो लॉर्ड कर्जन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन था बंगाल का विभाजन करने वाला, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथे बताए आपसे का सही उत्तर जेजाक भुक्ति का पूरा नाम क्या था? बताइए। जेजाक भुक्ति का पूरा नाम पूछा है, बताने की कोशिश कीजिए। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेजाक भुक्ति का पूरा नाम पूछा है तो बुंदेलखंड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा बताए आप सही का सही उत्तर का। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? बताइए। महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण आपसे पूछा है, तो इस पे आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिए। आपका राइट आंसर नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ठीक है, महाबलीपुरम के जो रथ मंदिरों का निर्माण आपका किसने करवाया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, तो ऑप्शन आपका ए इस पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठे बताए आपसे का सही उत्तर। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लासी का युद्ध आपका कब लड़ा गया था बताने की कोशिश कीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों?
प्लासी का युद्ध आपका कब लड़ा गया, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 23 जून 1757 को याद रखिएगा, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर। 23 जून 1757 को लड़ा गया था। नादिया यानी कि जो नादिया जो पुराने समय में बंगाल का नाम था, उस जगह पर लड़ा गया था। और उस जगह का जो नदी के गंगा नदी के किनारे आपका एक प्लासी नाम का गांव था, मतलब जगह थी, वहां पे लड़ा गया था आपका ये युद्ध। और इस युद्ध में आपकी जो ईस्ट इंडिया कंट्री की जो सेना थी, और आपके बंगाल के जो नवाब थे, उसकी सेना आमने सामने थी, ठीक है। और इस सेना में जो ब्रिटिश की सेना थी, उसने बंगाल के नवाब को, जो आपके सिराजुद्दौला थे, उनको पराजित किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साथ ही बताया आपसे कैसे उत्तर का। पंचशील का नारा किससे संबंधित है, बताइए। पंचशील का नारा आपसे किससे संबंधित है। पंचशील का नारा पूछा, बताने की कोशिश की आपसे कैसे उत्तर का। पंचशील का नारा आपका किससे संबंधित है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से, ठीक है, जो आपका प्रथम प्रधानमंत्री थे अपन हमारे देश के। तो ऑप्शन नंबर जहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 28वें पे आंसर दीजिए आपसे कैसे उत्तर का। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसको लोक नायक के रूप में जाना जाता है, आंसर दीजिए आपसे कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। बताइए। लोक नायक की बात करें तो प्रकाश नारायण को, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 पे आपसे लोग बताइए इसका सही का उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, बताइए। भूदान आंदोलन का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है, तो आंसर दीजिए आप सही कैसे उत्तर क्या हो जाएगा। तो भूदान आंदोलन का प्रवर्तक आपके विनोबा भावे को, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे डी दिया गया है, आप लोग सही कर लीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वें पता है आप सही का सही उत्तर का। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था, बताइए। हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया था। हंटर आयोग को बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। तो इसकी बात करें तो हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा पे सबसे अधिक बल दिया था। तो जो आपको आप ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिलाई इस्पात कारखाना स्थित है, बताइए कहाँ। भिलाई इस्पात कारखाना आपसे पूछा तो बताने की कोशिश की, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या उड़ीसा में। भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है, तो आपका छत्तीसगढ़ में, ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12वें पे बताइए आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण बताइए। निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है, तो सेल, ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो सेल होता है ये आपका अवसादी सेल का एक उदाहरण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया है। 13वें पे आंसर दिए आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है किस ओर, बताइए। उछल तारे की पूंछ की दिशा सदैव कैसी होती है, सूर्य की ओर, या सूर्य से दूर, या उत्तर पूर्व की ओर, या दक्षिण पूर्व की ओर। तो पुछल तारे जो पूछ की दिशा होती है आपकी सूर्य से दूर होती है, ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 14 पे बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर का। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है, बताइए। भ्रंश से संबंधित कौन सा है, बताने की कोशिश की, आप सही का सही उत्तर का जाएगा 14 पे।
तो बताएं कोशिश कि आपका भ्रंश घाटी कौन हो जाएगी, जो ग्राबेन। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिया गया है, तो भ्रंश घाटी एक, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 बताएं कोशिश कि आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तो गोभी मरुस्थल। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है, तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 बताएं कोशिश की आपसे का सही उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता, बताएं कोशिश की। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता। तो भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था के उन सभी वित्तीय लेन देनों को रिकॉर्ड किया जाता है जो लेखा वित्तीय वर्ष के वित्तीय वर्षों में अन्य देशों या शेष विश्व के साथ किया जाता है। ठीक है, इसलिए वे सभी लेन देन जो एक देश के संघ क्षेत्रों के बीच किए जाते हैं उन्हें इस सूची में शामिल नहीं किया जाता है। तो जो आपका यहाँ के संघ क्षेत्रों को दिए गए अनुदान होते हैं आपका जो भुगतान संतुलन सूची के अंतर्गत नहीं आता, तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका डी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बताए आपसे का सही उत्तर। अनुसूचित जाति या जनजाति के छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ था, बताइए। अनुसूचित जाति या जनजाति के छठी के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में कितना धन व्यय हुआ है, बताने की कोशिश की आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा 17 पे। तो अनुसूचित जाति जनजाति के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपका 300 करोड़। ठीक है, 300 करोड़ धन व्यय किए गए थे, याद रखिएगा। आपका जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिएगा आपका राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 बताएं कोशिश आपसे इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था, बताइए। किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाना इसके अग्रवर्ती लक्ष्य के रूप में अंगीकार किया गया था। तो छठी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, जो ऑप्शन आपका डी दिया गया है आपका राइट हो जाए आंसर हो जाएगा, जो 1980 से 1985 तक चली थी। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 पे आंसर दीजिए आपसे कैसे। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभ हुई थी कब, बताइए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम यानी कि नरेगा की शुरुआत आपकी कब हुई थी, बताने की कोशिश की। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2 फरवरी 2006 को, याद रखिएगा 2 फरवरी 2006 में स्टार्ट हुआ था ये। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। 20 से बताने की कोशिश की आपसे सही उत्तर क्या हो जाएगा। आरबीआई की संतुष्टि के आधार पर बनाया गया क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। कौन सा रिपोर्ट है या कौन सा कमीशन है या कौन सी समिति है। आरबीआई के संतुष्टि पे आधार पर बनाया गया, बताने की कोशिश कीजिए क्या है आपका। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार रॉयल कमीशन, ठीक है, की संतुष्टि के आधार पर किया गया था। तो जो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 बताया आपसे का सही उत्तर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है।
तो मौलिक अधिकारों की बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, और यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भाग 3 से अनुच्छेद 12 से लेकर 32 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर करें। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया था, बताइए। पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन आपका किया गया था, तो बताएं। कोशिश की आप सही का। 22 पे उत्तर क्या हो जाएगा। तो 73वां संशोधन किया गया था। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसके द्वारा संविधान के भाग 9 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 पे आंसर दीजिए, आप सही का सही उत्तर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है कहाँ, बताएं। कोशिश कीजिए, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय आपका कहाँ स्थित है, बताएं। कोशिश की आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो हेग में। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 बताएं। कोशिश कीजिए, आप सही का सही उत्तर। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत अंतर्गत किस सूची में शामिल है, बताइए। जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन विषय भारतीय संविधान के अंतर्गत किस सूची में शामिल है। तो आपके समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, जो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। समवर्ती सूची में वे विषय शामिल होते हैं जो विषय केंद्र और राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए समवर्ती सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को पास होती है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25 पे बताइए, आप सही का सही उत्तर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विषय विदेश नीति से संबंधित है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 48, 49, 50 या 51। तो राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की चर्चा आपके भारतीय संविधान के भाग 4 में की गई है, जिसका स्रोत आयरलैंड का संविधान है। नीति निर्देशक सिद्धांत अनुच्छेद 51 में विदेश विदेश नीति से संबंधित प्रावधान पर चर्चा करता है। जो ऑप्शन का आपके यहाँ पे डी दिया गया आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेली बनाने में किसका परिरक्षक का प्रयोग होता है, बताइए। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है, बताएं। कोशिश की आपके सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपका जेली बनाने के लिए पेक्टिन होता है, परिरक्षक इसका उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन यहाँ पे डी बी दिया गया आप लोग याद रखिएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केसर प्राप्त किया जाता है, बताएं। कोशिश की किससे। केसर किससे प्राप्त किया जाता है, आंसर दीजिए। 27 पे आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों। तो केसर की बात करें तो आपका पुष्प की वर्ती कागज से प्राप्त की जाती है। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जो केसर होता है पुष्प की वर्ती कागज से प्राप्त किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर आंसर दीजिए। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है, बताइए। मानव शरीर में आपके कुल कितनी पसलियां होती है, आंसर दीजिएगा। आप सभी का क्या उत्तर हो जाएगा। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है, आंसर दीजिएगा। आप सभी का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो 24। ठीक है, जो ऑप्शन आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में कुल आपकी 24 पसलियां होती है। चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 पे होता है, आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों। टी ए बी का टीका किस रोग से बचाव करता है, बताइए। टी ए बी का टीका किस रोग से बचाव करता है, आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मियादी बुखार। ठीक है, जो ऑप्शन यहाँ पर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। मियादी बुखार यानी कि टाइफाइड एक संक्रमण रोग है जो
स्लामोनेला टाइफी जीवाणु के संक्रमण से होता है। ठीक है, और इसी के बचाव के लिए आपका टीएबी टीका का प्रयोग किया जाता है। तो जो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी देगा आपका राइट आंसर। चलिए आपका आखिरी क्वेश्चन है, इस पे आंसर दीजिए। आप सही का सही उत्तर क्या जगह चाहती हो। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताइए। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, बताने की कोशिश की। ये खराब दृष्टि वाले लोगों को भी दिखाई दे जाती है, ये सुंदर दिखाई देती है, इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक है और लंबी दूरी तक देखी जा सकती है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए आपका सही उत्तर क्या होगा तीसरे पे। तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। यातायात सिग्नलों में लाल बत्ती का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक और लंबी दूरी तक देखी जा सकती है। तो जो ऑप्शन आपका सी दिया गया इस पर सही कर लीजिए, आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास ख़त्म होती है। तो हमें कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। आपका जो भी फीडबैक हो हमें बता सकते हैं, जो भी राय हो हमें वो भी बता सकते हैं। और आपका कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, हमें डायरेक्ट कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं, क्लास पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। हम आपकी रेगुलर बेसिस पर ऐसी तैयारी करवा रहे हैं। और आज के लिए इतना ही, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का शुक्रिया क्लास में जुड़ने के लिए। ठीक है।